हाय एवरीवन, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत पे आज लेकर एक इंग्लिश का बड़ा ही मज़ेदार सा और इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। वॉइस क्या है? आखिरकार हम वॉइस पढ़ते क्यों हैं? तो वॉइस एक ऐसा है, कभी आप अपने बुक में या फिर अपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कभी देखा होगा कि इज एम आर के बाद आ जाता है वहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो हम उसका क्यों आता है, कैसे आता है, तो इसी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। और यह इंग्लिश का बहुत ही मस्त और मज़ेदार सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड है। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन यह फ़नी वीडियो है क्योंकि यह आपको यहाँ पर इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सरल है और आप इसे पढ़े होंगे फिर भी आपको कठिन लग जाता है, या फिर जो पढ़े होते हैं नहीं पढ़े होते हैं उसे भूल जाते हैं। आज मैं ऐसा बताऊँगा कि आप आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं, तो आज के बाद यह दोबारा किसी और का वीडियो देखने के लिए न ज़रूरत पड़े। मैं इतना दे दूँगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं सबसे बेटर हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो आज मैं बताऊँगा शायद आप ना भूलें और एक्टिव पैसिव को देखते ही कहीं चुटकियों में आप ख़त्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि एक क्लास केवल 9, 10, 11, 12 या फिर किसी अदर पर्पज़ तैयारी के लिए है, सारी चीज़ों के लिए, केवल 9 के लिए ही नहीं है, 10 के लिए नहीं है, सारे हर एक चीज़ के लिए। तो मैं एक्टिव पैसिव आपको डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा। जैसे कि मैं बात करूं, आप वॉइस वॉइस बोले तो आवाज़, वो आवाज़ क्या? आवाज़ नहीं, यहाँ पे इससे यह मतलब है कि किसी बोलने का तरीका, किसी बात को बोलने का तरीका हो। तो क्या हम किसी बात को जब बोलते हैं किसी के सामने, तो क्या हमारा तरीका चेंज हो जाता है? बोल कहने के तरीके को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या उस अर्थ के भी जो सेम अर्थ भी बदल जाएंगे? तो जी नहीं, बस कहने का तरीका चेंज होगा, इसी को हम बोलते हैं वॉइस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वॉइस क्या है। तो देखिए, वॉइस दो तरीके से पढ़ते हैं हम, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव, पैसिव, पैसिव आप आराम से सीखिएगा। एक्टिव को आप समझते हैं कि कर्ता, समझ लीजिए कर्तावाच्य, और इसको कर्मवाच्य। ठीक, इजी। अगर आपको ग्रामर में सेंटेंस नहीं याद है तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर एक सेंटेंस भी बना दिया जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। लेकिन हमको पता है कि आप सेंटेंस भी ऐसे ही पढ़े हैं, आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से आता है, हर चीज़ सारा कुछ समझे हैं। तो बस एक्टिव से कैसे समझेंगे? अगर आप टेंस पढ़ लिए हैं तो मेरे हिसाब से आप एक्टिव पढ़ लिए हैं। बस इसी को, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने कहा, मैं रोज़ मैं रोज़ दौड़ता हूँ। मैं रोज़ दौड़ता हूँ। क्या मैं इसे और तरीके से कह सकता हूँ? तो मैं इसे कह सकता हूँ कि रोज़ दौड़ा जाता है मेरे द्वारा। देखिए, ये जो सेंटेंस था मैंने इसको दूसरे तरीके से कह दिया, लेकिन क्या इसके सेंस बदले? नहीं, इसके अर्थ नहीं बदले। बस इसी को हम एक्टिव से क्या बोलते हैं? पैसिव। जितना आज तक आप टेंस पढ़े हैं उसी को हम बोलते हैं कि एक्टिव है, उस एक्टिव को किसी और तरीके से कह दें उसी को बोलते हैं पैसिव। और एक्टिव से पैसिव का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैंने पहले ही वीडियो शुरुआत होने में ही बोला है कि यह वीडियो उस पर्पज़ से है, यह वीडियो मेरे को बनाने में ही फनी लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल और इंटरेस्टेड टॉपिक है, और ये 2 नंबर का जो 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में 2 नंबर के ये आते हैं एक्टिव से पैसिव, जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं, बना नहीं पाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये सबके लिए है। एक बार वीडियो को आप एक बार नहीं, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे इसे 10 बार देखिए, लेकिन ये वीडियो आपको एक ही बार में समझाने का मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि एक्टिव और पैसिव के पर्पज़ से। तो चलिए फिर समझ लेते हैं। तो मैं रोज़ दौड़ता हूँ, मैं अपने बात को मैं किसी और तरीके से कह सकता हूँ कि रोज़ दौड़ा जाता है मेरे द्वारा, या राम सड़क पर जा रहा है। सड़क पर जाया गया राम के द्वारा। क्या बताइए, इस सेंटेंस में, इस सेशन में कोई अंतर है?
तो यह सेंटेंस आपका सिंपल जो कि एक्टिव के अंतर्गत, और एक्टिव के अंतर्गत आएगा तो राम सड़क पर जा रहा है, या फिर सड़क पर जाया गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, बस कहने के तरीके को बदल दिए, अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, नो चेंजेस, अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को हम एक्टिव से पैसिव बोलते हैं। चलिए, जैसे आज तक आपने जितना भी टेंस पढ़ा सब में आपने देखा होगा क्या, एस भी ओ, एस भी ओ, एस भी ओ बोले तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज तक जितना जिंदगी में आप सेंटेंस पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं, यही देखे हैं, एस भी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही तो मेन है। जितने आप 12 टेंस पढ़ के आए होंगे यहाँ पर, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको और भी समझ में आया होगा। जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता दूं कि केवल और केवल एस भी ओ रूल ही जो कि एक्टिव को दिखाता है। एक्टिव में मतलब कि एक्टिव, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने और मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अभी क्या हूँ, एक्टिव हूँ। एक्टिव का मतलब करने वाला, करता, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं क्या, एक्टिव। तो मैं क्या हूँ, अभी एक्टिव हूँ आपके सामने, तो उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है। और एक्टिव हो गया ये। अब इस रूल को हम क्या है, ये एक्टिव तरीका है। मैं इस तरीके को बस क्या कर दूं, जैसे आप कुछ लिखा, मैं इसको पकड़ के देखिएगा, ऐसे पकड़ के मैं ऐसे पलट दूं तो क्या ऐसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर चलाया, सब्जेक्ट इधर चलाया, वर्ब में बीच में वर्ब रहेगा। तो आपने देखा क्या, ए इसके जगह चलाया और ये इसके जगह चलाया, तो इसको हम लोग बस यही, तो ए एक्टिव है, बस इसको ऐसे करके पकड़ें, देखिए ध्यान से, इसको पकड़े और इसको पकड़ के हम ऐसे कर दिए, तो ऑब्जेक्ट आ गया इधर। तो इसमें एक्टिव में जो प्रधान हुआ वो क्या हुआ, आपका मेन। एक्टिव में आप सब्जेक्ट है, एक्टिव जो कर रहा है, बस उसी कहने के तरीके को किस पर काम किया जा रहा है, मेन कर्ता का फोकस जिस पर है वह ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा, पैसिव बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ रूल्स और नियम को हमेशा याद रखना पड़ता है, नहीं तो एक्टिव से पैसिव आप कभी नहीं बना पाएंगे और गलत कर देंगे। और हमेशा चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका 9-10 क्लास जो भी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए ये दिक्कत होगा कि आप वहाँ पे गलती कर बैठेंगे। जब आप देखिए, जैसे मैंने बोला राम राइट्स, राम राइट्स, या फिर सी जंप, सी जंप्स, तो इसमें आपको क्या दिखा, राम मतलब सब्जेक्ट हो गया और राइट्स मतलब वर्ब हो गया, लेकिन इसमें आपको क्या दिखा, ऑब्जेक्ट दिखा नहीं। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या उसका एक्टिव से पैसिव बनेगा, तो नहीं। लेकिन ये रूल हो गया। फिर अगर के एक्टिव से पैसिव बनाते समय जिस टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे, तो लेकिन क्या सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बनेगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे उसका बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है। ये पहला रूल आप एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त याद रखिएगा। आपको नहीं समझ में आया मेरा कहने का मतलब, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देखिएगा, फिर से पॉज करके फिर से सुनिएगा, तब आपको दोबारा याद आ जाएगा, ठीक। और दूसरा रूल क्या कहता है इसका, दूसरा रूल कि हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का यूज करेंगे, ठीक। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और एक्टिव से पैसिव अगर देखिए, अगर टेंसेस की बदलाव करें तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके आगे। अब हमने लिखा है कि चेंज टेंस ऑफ एक्टिव टू पैसिव, मतलब कि एक्टिव से पैसिव का कैसे टेंसों का चेंजेस करते हैं, कब किस में बदलेंगे। अगर एक्टिव वाइस में कोई चीज़ टेंस दिया हो तो उसको पैसिव वाइस में किस तरीके से बदलेंगे, किस तरीके से कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए टेंस अगर के हम थोड़ा सा याद होना जरूरी है, अगर नहीं है याद तो वो भी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेंस को देखेंगे, जो हमारा टेंस है एक्टिव में वो पैसिव में किस तरीके से बदलाएगा। इसलिए थोड़ा सा बस ये हम रूल लिख दिए हैं आपको याद करने के लिए, और आपके दिमाग में ये हमेशा बना होना चाहिए। जो चीज़ें हैं, कुछ ही चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो,
चाहे पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो। याद रखना, चाहे कोई भी टेंस हो, एक चीज़ और मेरी बातें आप याद रखिएगा, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमेशा एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो जिस टेंस में दिया है उसी टेंस में एक्टिव से पैसिव बनेगा, उसी में एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए अब इसके बाद क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अगर के एक्टिव वॉइस में मुझे कोई टेंस दिया हो जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, तो उसको एक्टिव से जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा एक्टिव वॉइस में अगर कोई सहायक क्रिया डू डज से स्टार्ट हो या जो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखिए डू डज सहायक क्रिया कब प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंटेंस आता है तब करते हैं, अफर्मेटिव में हम करते नहीं हैं। तो जब भी रहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो उसमें हम क्या करेंगे, डू डज में है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा इज एम आर लगाते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पड़ोसी कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका सहायक क्रिया हम एक्टिव से पैसिव बनाते और प्रयोग करेंगे। दोबारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर डिड में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सहायक क्रिया डिड है, या फिर पास्ट इंडिफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि हमेशा मुख्य क्रिया का दूसरा रूप यूज करते हैं। अगर वैसे दिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कोई एक्टिव वॉइस तो उसका पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो उसके जस्ट प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम जस्ट पड़ोसी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका सहायक क्रिया का यूज कर देंगे वाज वर। ओके, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस दिया है तो फ्यूचर इंडिफिनिट का पड़ोसी कौन हो जाएगा, एक्टिव से अगर एक्टिव में कोई दिया है फ्यूचर इंडिफिनिट में तो उसको पैसिव में बदलते वक्त उसके जस्ट पड़ोसी शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे उसके कंटिन्यूअस का। और इतना जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा टेंसों का परिवर्तन, ठीक। उसके बाद दोबारा अगर कि देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता इसलिए क्योंकि देखिए बहुत टीचर बोलते हैं क्या कि बस 8 होता है इसके बाद नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसके पीछे रीजन सुनिए कि क्यों नहीं होता है। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना, अब अगर हम स्टार्ट करें फ्यूचर कंटिन्यूअस का, अगर मैं एक्टिव से आप बोलेंगे कि सर इसका कंटिन्यूअस बना है, पास्ट का कंटिन्यूअस बना है, तो फ्यूचर का क्यों नहीं बना है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो यह प्रश्न आप आज के बाद कभी मत कीजिए किसी से, क्योंकि आज यहाँ पे इसका अंत है। क्यों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी। लेकिन आप जब आपको पता है कि हम कैसे चेंज करते हैं, तो जब भी हम इसका करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि शैल बी इसकी ऑलरेडी सहायक क्रिया, इसमें बीइंग जोड़ेंगे तो कैसा क्या लगेगा कि शैल बी बीइंग, ये कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसका हम नहीं बनाते, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। और देखिए यहाँ से आती है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कोई भी अगर आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर में दिया हो तो सर अब इसका पड़ोसी है क्या लेंगे, तो पड़ोसी था लेकिन नहीं, अब आप इज एम आर दिया है तो कुछ मत कीजिए, जैसे जितना भी कंटिन्यूअस वाला हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, यही दोनों का बस कंटिन्यूअस बनता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता मैंने बता दिया है, ठीक, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, हम दोनों कंटिन्यूअस का जो सहायक है इज एम आर है या फिर पास्ट में कंटिन्यूअस में वाज वर है, तो दोनों में देखिए पास्ट कंटिन्यूअस पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर में बस उसमें एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त बस क्या करेंगे, इज के साथ चाहे एम के साथ चाहे आर के साथ सबके साथ बिंग लगा देंगे, इज बिंग एम बिंग आर बिंग। ओके, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर ही रहेगा, एक्टिव में पैसिव बनाते वक्त बस कुछ नहीं करेंगे, सहायक क्रिया कोई चेंज नहीं करेंगे, बस बिंग लगा देंगे, क्या लग जाएगा, बिंग, वाज बिंग वर बिंग। ओके, आगे होगा समझ में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पड़ोसी कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो। और जितना भी परफेक्ट टेंस वाले हैं आपको पता है कि इसमें भी क्रिया का थर्ड फॉर्म और उसमें भी क्रिया का थर्ड फॉर्म, और याद रखना एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त ये बातें आपको हमेशा याद है। फिर से मैं बोल देता हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमेशा क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं, इसको भूलिएगा मत, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में किस में होगा कि बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है जब, तो आगे जब एक्टिव वॉइस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो क्या बनेगा, हैज बीन हैव बीन, दोनों के साथ बीन लगा देंगे। और इसमें सारे सहायक क्रिया में चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन सारे सहायक क्रिया में बस
उसके सहायक क्रिया में क्या लगाते चलिए, भी लगाते चलिए। जैसे इसकी सहायक क्रिया क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया। इतना तो आपको टेंस से याद होगा, आपको आता ही होगा, मुझे पूरा आशा है। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैड, तो उसमें लगा दीजिए हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया शैल हैव विल हैव, तो उसमें लगा दीजिए उस पार में शैल हैव बीन विल हैव बीन बन जाएगा। ओके, आज आपको टेंसों का परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।